हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मेंटल रिटार्डेशन एंड ऑटिज्म डिसऑर्डर जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो नंबर 26 है। इससे पहले हमने 25 प्रैक्टिस सेट और बहुत सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्ले लिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कंप्लीट 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है, जिसमें आपका सिलेबस में 15 यूनिट है। 15 यूनिट को हर एक टॉपिक को काफ़ी कंप्लीट करते हुए 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, साथ में एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास 12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर और साथ में जीके जीएस मैथ रीजनिंग आर्ट्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज पेपर टॉपिक वाइज थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर आपको दिया जा रहा है। साथ में साइकोलॉजी का व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे आप टेस्ट सीरीज प्लस ग्रुप डिस्कशन आप कर सकते हो। ये कंप्लीट नोट्स आपको मिलेगा सिर्फ 500 में। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया, आपको हर एक चीज़ आपको बताया जाएगा। अगर कोई डाउट भी होता है तो डायरेक्ट आप मुझसे कॉल व्हाट्सएप से बात भी कर सकते हो। इसको लेने के लिए सिर्फ आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना और आप इस कंप्लीट नोट्स को ले सकते हो। जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मानसिक मंदता के कारणों में कौन सा कारण प्रमुख है? पहला ऑप्शन है आनुवंशिक कारक, ऑप्शन नंबर बी है प्रसवकालीन संक्रमण, ऑप्शन नंबर सी चोट या ऑप्शन नंबर डी पर्यावरणीय विषाक्तता या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी। तो क्वेश्चन वन का जो भी ए बी सी टिकट आंसर टेक आउट कर रहे हैं सबका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, उपरोक्त में से सभी। मानसिक मंदता के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आनुवंशिक विकार, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, प्रसव से पहले पहले या बाद में संक्रमण, मस्तिष्क में चोट या पर्यावरणीय विषाक्तता, ये सब आपके कारण माने जाते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार जिसे आप एएसडी के नाम से जानते हो उसका मुख्य लक्षण क्या है? तो इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 2 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी विकल्प सही हैं। क्योंकि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार में मुख्य लक्षण सामाजिक कौशल में कमी, सीमित और दोहरावपूर्ण व्यवहार और रुचि में संकोचन शामिल करना होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि DSM-5 मानसिक मंदता को किस नए नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन को याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द न्यू टर्म ऑफ मेंटल रिटार्डेशन इन DSM-5। तो इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, या आप इसे बौद्धिक विकलांगता या फिर आप इसे बौद्धिक विकासात्मक विकार के नाम से भी जान सकते हैं। तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि ऑटिज्म विकार सबसे अधिक किस आयु में पहचाना जाता है? जन्म के समय, 1 वर्ष के, या 2 से 3 वर्ष, या 5 से 6 वर्ष, या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन 4 का जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अधिकांश बच्चों में ऑटिज्म के लक्षण 2 से 3 वर्ष के आयु में स्पष्ट हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, मानसिक मंदता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा परीक्षण उपयुक्त है? Which test is suitable for assessing mental retardation? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 5 का राइट आंसर क्या होगा। और आपको थोड़ा बहुत भी आपके स्टडी, आपके एग्जाम की तैयारी करने में मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आप लोग के लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का। और हमारा टारगेट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक्स हैं
वो सारे टॉपिक आपको 5 ऑप्शन के साथ कराना है, जिससे आप बेहतरीन तैयारी कर पाएँ अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग ज़रूर करना। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी विकल्प सही हैं। क्योंकि मानसिक मंदता का आकलन करने के लिए विभिन्न परीक्षण जैसे कि आईक्यू स्केल और एडेप्टिव बिहेवियर स्केल उपयोगी होते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार के लिए किस प्रकार की चिकित्सा अधिक इफेक्टिव मानी जाती है। पहला ऑप्शन है व्यवहारिक चिकित्सा, ऑप्शन नंबर बी औषधि, ऑप्शन सी अभिभावक परीक्षण या ऑप्शन नंबर डी स्कूल आधारित आक्षेप या ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से सभी। तो क्वेश्चन 6 का जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ऑटिज्म सबसे इफेक्टिव आक्षेप बहुआयामी होते हैं जिनमें व्यवहार चिकित्सा, दवाएं और स्कूल और परिवार का समर्थन इसमें शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताना है कि मानसिक मंदता मेंटल रिटार्डेशन के उपचार में मुख्य रूप से क्या शामिल किया जाता है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या होगा। जो भी टॉपिक्स हैं इस सब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। यूनिट 7 का ये पहला टॉपिक है, जाकर आप चेकआउट भी कर सकते हो। यूनिट 7 आपके सिलेबस में यूनिट 7 है, उसका टॉपिक है मेंटल रिटार्डेशन एंड ऑटिज्म डिसऑर्डर, जो आपका पहला टॉपिक है। जो भी टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ कराए जाएँगे। कोई भी टॉपिक सिलेबस के बाहर नहीं होगा, क्योंकि आपका जो बीपीएससी हो चाहे स्टेट है, ये सब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देते हैं। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताना है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार जिसे आप एएसडी के नाम से जानते हैं, उसमें ईबीए का क्या अर्थ है? एएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। लेकिन आपको बताना है कि ईबीए का अर्थ क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? आप इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 8 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। इसका मतलब क्या होता है? तो ऐसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार वाले व्यक्ति जो व्यवहार और कौशल सुधार करने के लिए एक प्रचलित चिकित्सा माना जाता है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताना है कि ऑटिज्म विकार के लक्षण में डीएसएम-5 में कौन सा मुख्य वर्गीकरण है? तो इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सामाजिक संचार कठिनाई और समिति दोहरावपूर्ण व्यवहार, जो कि आपके डीएसएम-5 के अनुसार ऑटिज्म विकार के लक्षण सामाजिक संचार की कठिनाइयाँ और सीमित दोहरावपूर्ण व्यवहार में विभाजित होते हैं। आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है। आपको बताना है कि मानसिक मंदता का निदान करने के लिए न्यूनतम आईक्यू स्कोर कितना होता है। पहला ऑप्शन है 100, 85, 70, 50 या इनमें से कोई नहीं। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मतलब किस आईक्यू वाले को आप डायग्नोज करोगे, किसका इलाज करोगे। ठीक है? अगर मान लो आपका आईक्यू 50 है तो आपका इलाज हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया कितने स्तर से कम होना चाहिए। 50 तो आपका न्यूनतम हो गया, लेकिन किस स्तर से कम होना चाहिए आपको ये बताना है। तो डी तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एक न्यूनतम आईक्यू आपका होगा 70, जो कि राइट आंसर होगा 70। मानसिक मंदता का निदान करने के लिए आईक्यू का स्कोर 70 से कम होना चाहिए। अगर आपका आईक्यू 70 से अबव है तो आपको इलाज करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका जेनेटिक्स आपका आईक्यू है। आप उसे जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना अपने ज्ञान को भंडार बढ़ाओगे, उतना आपका आईक्यू बढ़ेगा। लेकिन अगर आपका आईक्यू 70 से कम है, तो आपको डायग्नोज़ किया जा सकता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपको बताना है कि ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम विकार में कौन-सा प्रमुख कारण माना गया है? पहला ऑप्शन है आनुवांशिक, ऑप्शन नंबर बी है
मस्तिष्क विकास में असामान्यता, माता-पिता की आयु, उपरोक्त में से सभी या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 11 का जो भी आंसर रीडिंग आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि 38 में कारणों में अनुवांशिक कारक, मस्तिष्क विकास में असामान्यता और माता पिता की आयु जैसे विभिन्न कारकों का योगदान हो सकता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, मानसिक मंदता और ऑटिज्म के निदान के लिए कौन सा परीक्षण उपयोगी है। अगर आप मेंटल रिटार्डेशन एंड ऑटिज्म की डायग्नोस्टिक करना चाहते हो तो उसके लिए कौन सा परीक्षण इंपॉर्टेंट है आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है DSM-5 मैनुअल, ऑप्शन बी है ADOS, या ऑप्शन नंबर सी विनलैंड एडेप्टिव बिहेवियर स्केल, या ऑल ऑफ दिस या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा ऑटिज्म विकार जुड़े एक लक्षण का उदाहरण है। तो इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इनमें से कौन ऑटिज्म विकार का जुड़ा एक लक्षण का उदाहरण माना जाता है। तो याद रखिएगा, अगर आप किसी भी आँख से संपर्क करने से बचते हो या एक ही कार्य को बार-बार दोहराते हो या फिर एक ही विषय में गहरी रुचि, ये सब आपके ऑटिज्म डिसऑर्डर के कारण माने जाते हैं, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 आपको बताना है कि मानसिक मंदता का सबसे सामान्य आनुवंशिक कारण कौन से हैं। पहला ऑप्शन है डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन बी है क्रिज डूसा सिंड्रोम, ऑप्शन सी विलियम सिंड्रोम, या ऑप्शन डी टर्नर सिंड्रोम, या इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन को आप याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, डाउन सिंड्रोम, जो कि एक अनुवांशिक विकार है, मानसिक मंदता का सबसे सामान्य कारण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, ऑटिज्म के इलाज में स्पीच थ्योरी का उपयोग क्यों किया जाता है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, अगर आपको स्पीच थ्योरी का उपयोग किया जा रहा है, उसका इलाज किया जा रहा है, तो इससे आपका इम्प्रूव लैंग्वेज स्किल होगा, आपका सामाजिक समाज बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी और आपके एक्सप्रेशन को, आपकी फीलिंग को एक्सप्रेस करने का मौका तो मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 आपको बताना है कि मानसिक मंदता का सबसे इफेक्टिव निवारण उपचार कौन सा है। पहला ऑप्शन है समय पर स्वास्थ्य जांच, अनुवांशिक परामर्श, गर्भावस्था के दौरान पोषण, टीकाकरण, या ऑप्शन नंबर ई है ऑल ऑफ द अबव। देखो, अगर आप मेंटल रिटार्डेशन से जूझ रहे हो तो उसके लिए सबसे बेहतरीन उपाय माना जाता है कि आप टाइम टू टाइम अपनी हेल्थ का जांच कराते रहो। ऐसे भी अगर आपका एज 30 अबव है या 35-40 अबव है तो आपको मंथली मंथली तो नहीं हो सकता, 6 महीने पे आपको फुल बॉडी जाँच या 1 साल के अंदर आपको जाँच कराना चाहिए, जिससे आपकी रोग और आपकी जो भी हेल्थ इश्यू है उसे पता चल सके। साथ में आपको आनुवंशिक परामर्श और गर्भावस्था के दौरान आपका पोषण और आपका टीकाकरण काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 17 आपको बताना है कि थ्योरी ऑफ माइंड में ऑटिज़्म के संदर्भ में क्या तात्पर्य है? तो एक बार ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? तो 17 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, दूसरों की मानसिक स्थिति को समझने की क्षमता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करना। यहाँ पे आपको बीपीएससी तैयारी 4 हो चाहे स्टेट सेकंड फेज, हर एक अपडेट आपको इस ग्रुप में पोस्ट किए जाते हैं। साथ में साइकोलॉजी का कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट वीडियो
सब इस ग्रुप में हम पोस्ट करते रहते हैं, तो आप इस ग्रुप को ज़रूर जॉइन करना। इस साथ में आपको टेस्ट सीरीज़ का जो लिंक होता है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस टेस्ट सीरीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसका लिंक हम टेलीग्राम और साइकोलॉजी के पेड ग्रुप में दोनों में शेयर करते हैं। तो इस ग्रुप का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर रखा है, तो जाकर आप उसे जॉइन कर सकते हो। अगर किसी को लिंक नहीं मिलता, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि मानसिक मंदता के वर्गीकरण में कौन-सा स्तर सबसे गंभीर होता है? एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, व्हिच लेवल इज़ द मोस्ट सर्वर इन द क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन? पहला ऑप्शन है हल्का, मध्यम, गंभीर, गहन या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा गहन। जैसे कि मानसिक मंदता का गहन, जिसे आप प्रीफाउंड का नाम से जानते हो, स्तर सबसे गंभीर होता है जिसमें व्यक्ति का दैनिक जीवन व्यापक सहायता की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकारों से प्रभावित बच्चों में संवेदी समस्याओं का सबसे सामान्य लक्षण क्या है? तो इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 20 आपको बताना है जो काफ़ी आसान और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑटिज्म से जुड़े इकोलिया का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है किसी और को बात को बार-बार दोहराना, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, नई चीज़ें सीखने में असमर्थता, सामाजिक संवाद में कमी या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा काम आप तब करते हो जब आपको किसी पे ज़्यादा प्यार आता हो, जैसे कि आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में कोई बात का नकल करते हो, जिस उनकी बातों को आप बार-बार दोहराते हो, उनकी आवाज़ को कॉपी करते हो, उनके साउंड को कॉपी करते हो, उसे कहा जाता है इकोलिया। अगर आप ऐसा काम करते हो, इससे मतलब आप इकोलिया का शिकार हो। मतलब किसी और की बात को बार-बार दोहराना, ठीक है? ऐसा आपने भी किया होगा और आपने देखा भी होगा अपने आस-पास ऐसे लोग करते हुए, जिनका अर्थ होता है इकोलिया का शिकार होना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपको बताना है कि मानसिक मंदता और ऑटिज्म के आकलन में निम्नलिखित में कौन सा उपकरण काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है? तो एक बार ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो और मुझे बताओ क्वेश्चन 21 का राइट आंसर क्या हो सकता है? तो क्वेश्चन 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से सभी, क्योंकि मानसिक मंदता और ऑटिज्म के आकलन के लिए स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट और विस्क और एडीओएस जैसे उपकरण काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपको बताना है कि ऑटिज्म विकार के इलाज में निम्नलिखित में कौन-सा विधि काफ़ी ज़्यादा कारगर है? पहला ऑप्शन है एबीए, जिसका फुल फॉर्म होता है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। दूसरा स्पीच और भाषा चिकित्सा। ऑप्शन सी सेंसरी थेरेपी या ऑल ऑफ द अबव या इनमें से कोई नहीं। तो जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है फ्रेगल एक्स सिंड्रोम जिसे मानसिक मंदता का मुख्य कारण क्यों माना जाता है? तो एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। पहला ऑप्शन है ये एक आनुवंशिक विकार है। ऑप्शन नंबर बी, ये मस्तिष्क के विकास को इफेक्ट करता है। ऑप्शन सी, ये बुद्धिमत्ता के स्तर को कम करता है, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 23 का जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है, ऑल ऑफ द अबव आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि फ्रेगल एक्स सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो आपके मस्तिष्क के विकास और बुद्धिमत्ता को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है।
अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से पढ़ना। मानसिक मंदता के कारण होने वाले सबसे सामान्य आनुवंशिक विकार कौन से हैं? तो इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 24 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डाउन सिंड्रोम। याद रखना कि डाउन सिंड्रोम एक सामान्य आनुवंशिक विकार है जो कि आपके मानसिक मंदता का सामान्य कारण माना जाता है, जिसकी गुण संख्या 21 त्रिसोमी से होता है। इसे आप याद रखिएगा। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ एक ही जगह मिलेगा। कब तक मिलेगा? आपके एग्जाम तक मिलेगा। जितने भी यूट्यूब पे वीडियो आएंगे सारा वीडियो का पीडीएफ हमारे साइकोलॉजी के पेड ग्रुप है, जो जिन्होंने 500 में पूरा बैच को परचेज किया है, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स 150 मार्क्स का दिया जा रहा है, साथ में टेस्ट सीरीज, ग्रुप डिस्कशन, ये सारा पीडीएफ आपको साइकोलॉजी के ग्रुप में शेयर किया जाएगा और आपको डेली शेयर किया जाएगा, जिससे आप बेहतरीन तैयारी कर पाए अपने एग्जाम के लिए। ठीक है? तो आप पेड ग्रुप आप भी ज्वाइन कर सकते हो। 500 आपके डेली पॉकेट मनी से काफ़ी कम रेट में है। इतना पैसा आप खुद पे खर्च कर देते हो खाने-पीने पे। ये 500 आपको बहुत कुछ दे सकता है, आपकी नौकरी, आपका भविष्य सँवार सकता है। तो इस ग्रुप को ज़रूर जॉइन करना, काफ़ी चीज़ आपको सीखने और काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। तो क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर 5, ऑटिज़्म के इलाज में उपयोग की जाने वाली एबीए थेरेपी का पूरा रूप क्या है? मतलब एबीए का फुल फॉर्म आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 25 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। ठीक है? जो कि किसी भी प्रभावित व्यक्तियों के व्यवहार और उसके कौशल में सुधार करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है, आपको बताना है कि मानसिक मंदता के आईक्यू स्तर के हल्के स्तर की सीमा क्या होती है? पहला ऑप्शन 70 से 90, 50 से 70, 35 से 50 या 20 से 35 या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना, हर एक ऑप्शन काफ़ी क्लोज है आपके आंसर से। तो क्वेश्चन 26 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहा है उनका आंसर सही है। 50 और 70 जिनका आईक्यू होता है वो काफ़ी हल्के स्तर के होते हैं। इस स्तर के व्यक्ति कुछ सीमा तक स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसे आप एएसडी के नाम से जानते हो, उसकी पहचान के लिए सबसे पहले कौन सा मापदंड विकसित किया गया था? पहला ऑप्शन है DSM-4, DSM-3, DSM-5 या ICD-10 या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, DSM-3, जो कि एक पहली बार ऑटिज्म का एक विस्तृत नैदानिक मापदंड इसे प्रदान किया गया था। आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर का ऑटिज्म पर क्या प्रभाव पड़ता है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 28 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इन्फेक्टिव प्रोसेसिंग ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि मानसिक मरदा के इलाज में निम्नलिखित में कौन सा विधि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है? पहला ऑप्शन विशेष शिक्षा, चिकित्सा सहायता, व्यवहार चिकित्सा, उपरोक्त में से सभी या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 29 का जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है, ऑल ऑफ द अबव। और आज का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि ऑटिज्म के संदर्भ में स्टीमिंग का अर्थ क्या होता है? ऐसे विकार आपके अंदर भी देखने को मिलता है। ऐसे काम आप भी करते हो? तो इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लो। फिर मुझे बताओ कि कौन सी हैबिट है जो आपको स्टीमिंग के संदर्भ में आपके ऑटिज्म के शिकार आप हो सकते हो। पहला ऑप्शन दोहराव वाले व्यवहार, संचार में सुधार, भाषा विकास, सामाजिक सहभागिता में वृद्धि या इनमें से कोई नहीं।
और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आप लोग के लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने का। तो क्वेश्चन 30 का जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए। दोहरा वाले व्यवहार, जैसे कि अगर आप भी बार-बार अपने हाथों को हिलाते हो या फिर आपने कोई भी ऐसी गतिविधि, कोई ऐसा टास्क जो बार-बार आप दोहराते हो, ऐसे लक्षण आपको एस्टेमिक का अक्सर माना जाता है ऑटिज़्म के संदर्भ में, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 आपने आज कितना क्वेश्चन सही किया, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको कितनी और मेहनत करनी है। अगर आप हमारे साथ एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो सिर्फ़ 500 में अपना टेंशन आप हमें दे सकते हो, जिसमें आपको 500 में कंप्लीट नोट्स के साथ-साथ आपको हर एक चीज़ दिया जा रहा है, जिससे आपका पेपर क्वालीफाई हो सके। जिसके लिए आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन आंसर, एनसीईआरटी क्लास 11, क्लास 12 का चैप्टर वाइज़, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, आर्ट्स ऑफ टीचिंग, लैंग्वेज पेपर, टॉपिक वाइज़ थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साइकोलॉजी का व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे आप टेस्ट सीरीज़, ग्रुप डिस्कशन, हर एक चीज़ कर सकते हो सिर्फ़ 500 में। और ये वैलिड आपके एग्ज़ाम तक होगा, जब तक आपका एग्ज़ाम ओवर नहीं होता, तब तक आपको नए-नए क्वेश्चन और नए-नए टेस्ट सीरीज़ आपको मिलते रहेंगे। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ़ 500 में, जितना आप पैसे खर्च करके चले आते हो। तो लेने के लिए क्या करना है, तो बस इस नंबर पे आपको कॉल व्हाट्सएप करना है और इस कंप्लीट नोट्स को लेकर आप ग्रुप को जॉइन कर सकते हो और अपनी पढ़ाई को तैयारी कर सकते हो। सीरियस अगर आप हो तो इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करना। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।